हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे वंशागति और विभिन्नता पर। हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरिडिटी क्या है। अब ऐसे समझिए कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके कैरेक्टर्स अगर डॉटर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो ऐसे लक्षणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जनक पीढ़ी होगी अर्थात जो माता पिता होंगे उनके लक्षण संतत पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे लक्षणों को ही, ऐसे विशेषकों को ही हम लोग जो ये टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। संतत अर्थात बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ऐसे ही कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वंशागति कहेंगे। अब इसमें सिमिलरिटी होती है, साथ ही डिसिमिलरिटी होती है। तो सिमिलरिटी का अर्थात समानता और असमानता, अगर दोनों अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो ये कंडीशन कही जाती है हेरिडिटी। और अगर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के साथ साथ अगर वेरिएशन को भी ऐड कर लें तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स। अब वेरिएशन पे देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन का अर्थ होता है कि जब माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस। तो यही जो डिफरेंस नई जनरेशन के अंदर देखने को मिलता है, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वेरिएशन के कारण होते हैं, विभिन्नता के कारण होते हैं। तो समानता और असमानता को हम लोग कॉमन रूप से क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, अगर इन दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो। और समानता असमानता के साथ अगर भिन्नता को भी ऐड कर दें तो ऐसी स्थिति में इसे नाम देते हैं आनुवंशिकी। क्या नाम दे देंगे, आनुवंशिकी। अब इसकी सामान्य सी डिफिनीशन देखेंगे कि वंशागति का मतलब होगा जनकों के जो विशेषक होंगे अर्थात जनक पीढ़ी के जो लक्षण होंगे उनका संतत पीढ़ी में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। जबकि जो आनुवंशिकी है उसमें क्या होता है कि वंशागति और विभिन्नता ये दोनों अगर एक साथ अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तब इसे हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिक्स कहते हैं। तो माता पिता के लक्षणों में समानता, असमानता और भिन्नता, इन तीनों को अगर अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होना है तो ऐसी स्थिति में इन तीनों को कॉमन रूप से आनुवंशिकी बोलते हैं। और अगर समानता असमानता ही ट्रांसफ़र हो रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं वंशागति। तो समानता और असमानता का मतलब क्या है, वंशागति या फिर विभिन्नता का क्या अर्थ होता है। तो जैसे आप देखते हैं कि जो पृथ्वी पे अनेकों तरह के जीवधारियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं और दूसरी वनस्पतियां भी हैं। उन सभी में क्या होता है कि काफ़ी हद तक हमें समानता देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, जो आम का पेड़ होता है उससे आम का ही पौधा तैयार होता है। इसी तरह से जो नीम का पेड़ होता है उससे नीम का पेड़ तैयार होगा। साथ ही जो वनस्पतियाँ होती हैं उनसे उनके जैसी ही नई वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं जनन के द्वारा। और इसी तरह से मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य का बच्चा भी हमेशा मनुष्य ही होता है, वो कोई दूसरा जानवर नहीं होगा। तो ये होती है समानता। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपने जनक से बिल्कुल समान नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें असमानता दिखाई देती है। तो ये आप समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वंशागति कहेंगे। लेकिन अगर जनक और संतत के अंदर कुछ ऐसा अंतर देखने को मिले जो जनक पीढ़ी में अर्थात माता पिता में था ही नहीं, तो ऐसे लक्षण को हम लोग बोलते हैं विभिन्नता, वेरिएशन। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम वेटसन इन्हें बोलते हैं। इन्होंने जो टर्म जेनेटिक्स था इसका उपयोग किया था। तो जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा उपयोग किया गया है, विलियम वेटसन के द्वारा। इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। साथ ही जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं,
फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ए. गैरेड। तो ए. गैरेड नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहेंगे, टी.एच. मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का पिता कहेंगे, साथ ही जो ए. गैरेड हैं इन्हें ह्यूमन जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। तो ये कुछ हुई सामान्य सी जानकारी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो आनुवंशिकी है इसमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिनको हमें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर उसे हम पूरी तरह से समझ लें तो हमें आनुवंशिकी को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो टर्म यूज किया गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो एक शब्द यूज किया जाता है जेनेटिक्स में जिसे कहते हैं हम लोग डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। तो एक टर्म है जिसका नाम क्या है, डोमिनेंस, और दूसरा एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं रिसेसिवनेस। रिसेसिवनेस। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रभावी और इसे कहते हैं अप्रभावी। तो ऐसे कैरेक्टर जो संतति के अंदर दिखाई दें, ऐसे लक्षण जो संतति पीढ़ी में डॉटर जनरेशन के अंदर दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और ऐसे लक्षण जो नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऐसे देखिए कि शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस अगर हम शुद्ध बौने पौधे से करा दें तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, तो पहली जनरेशन के जो प्लांट्स होंगे उनमें सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, प्योर टाल होंगे, हाइब्रिड टाल होंगे। पहली पीढ़ी के सभी पौधे संकर लंबे होते हैं, अर्थात इनमें प्रभाविता का लक्षण दिखता है। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही दिखेगा। सभी के सभी प्लांट क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, संकर लंबे होते हैं। तो इनमें केवल प्रभावी लक्षण ही पहली पीढ़ी के अंदर दिखता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रह जाता है। तो ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिख रहे हैं उन्हें डोमिनेंट, और जो नहीं दिख रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिसेसिव कहते हैं। दूसरा जो टर्म यूज किया जाता है उसे हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है, तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब एक होगा, मोनो का मतलब क्या होगा, एक होगा, डाई का मतलब क्या होगा, दो होगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब एक ही विपरीत गुणों के बीच, तो यहाँ पे आप देखिए शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, प्योर टाल, प्योर ड्वार्फ, इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जनरली क्या हुआ कि जब एक ही विपरीत गुणों के बीच में संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो इस तरह के क्रॉस को कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है उसे हम लोग कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई का मतलब क्या हुआ, दो। जब दो विपरीत गुणों के बीच, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लें कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, अगर इन दोनों गुणों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो जब दो विपरीत गुणों के बीच में क्रॉस कराया जाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा, तीन। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, तीन विपरीत गुणों के कलेक्ट करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता हूँ कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका क्रॉस हम करा दें स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ। तो ये जो कैरेक्टर होगा इसे हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें दो विपरीत कैरेक्टर्स, दो विपरीत लक्षण, मोनो वाले में एक और ट्राई वाले में तीन लक्षणों को चुना जाता है। तो मेंडल ने खास रूप से यही तीन विपरीत गुणों के बीच तक क्रॉस कराया था और उसके आधार पे उनका जो भी निष्कर्ष निकला उसको उन्होंने बताया। इसके बाद एक टर्म और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप का मतलब होता है ऐसे लक्षण जो संतत पीढ़ी में दिखाई देते हैं, पूरी तरह से जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे कहा जाएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप अर्थात
जो लक्षण दिखेगा। जैसे मैं बात करूं तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड है, संकर लंबा पौधा है, तो इसमें जो लंबेपन का लक्षण है, जो टाल कैरेक्टर है वो दिख रहा है, और जो स्मॉल टी है तो जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो नहीं दिख रहा है। तो जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो नहीं दिखेगा, लंबा दिखेगा, तो पौधा हमें संकर लंबा दिखेगा। तो जो लक्षण दिख रहा होता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप, और जिसकी वजह से दिख रहा होता है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो किसकी वजह से दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, इसकी वजह से ये लंबा दिख रहा है। लेकिन जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है, इसकी वजह से भी ये लंबा दिख रहा है। अगर ये मान लीजिए ये प्रभावी हो जाता तो ये बौना दिखता, लेकिन स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी लक्षण है, इस वजह से ये केवल लंबा दिख रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो दोनों अपोजिट या डिफरेंट जो एक तरह से जीन है इसकी वजह से इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर कैसा है, शुद्ध लंबा वाला या फिर हाइब्रिड लंबा वाला हमें दिखाई देता है। एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं होमोजाइगस, जिसे हम लोग कहेंगे समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि अगर दो जो जाइगोट होते हैं अगर वो एक जैसे होते हैं, यहाँ पे जैसे शुद्ध लंबा या शुद्ध बौना को अगर हम ले लें तो प्योर टाल या फिर प्योर ड्वार्फ कैरेक्टर को अगर हम सिलेक्ट करें तो इनके जो जीन होते हैं वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों प्रभावी या फिर दोनों अप्रभावी हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, समान लक्षण हैं, तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो इसे कहा जाता है होमोजाइगस। और एक और टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस। तो इसका भी सिंपल एकदम अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे जो दोनों कैरेक्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक होगा जो जाइगोटिक कैरेक्टर होगा, एक डोमिनेंट तो दूसरा रिसेसिव वाला होगा। तो ऐसी स्थिति में इसे कहा जाएगा हेटेरोजाइगस। इसे कहेंगे समयुग्मकी और इसे कहेंगे विषमयुग्मकी। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए गए थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसमें। इसी तरह से एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पृथक्करण, सेग्रीगेशन। तो पृथक्करण सेग्रीगेशन क्या होता है? तो सेग्रीगेशन पृथक्करण का सामान्य सा अर्थ है पृथक अर्थात अलग करना। तो जब मेंडल ने देखा कि जो दो हाइब्रिड कैरेक्टर्स, इस तरह से जो दो हाइब्रिड कैरेक्टर हैं, अगर इन दोनों के बीच में अगर आप ऐसे क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी यहाँ पे आएगा, और इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और लास्ट वाले से कराएंगे तो स्मॉल टी आएगा। तो यहाँ पे एक पौधा जो है ये शुद्ध लंबा है और ये दोनों क्या है, संकर लंबे हैं, जबकि ये लास्ट वाला क्या है, शुद्ध बौना है। तो अगर इसका हम फिनोटिपिक रेशियो देखें तो ये फिनोटिपिक रेशियो इसका, ये तीन के तीनों पौधे क्या हो जाएंगे, लंबे दिख रहे हैं। ये शुद्ध लंबा, ये दो संकर लंबे, लेकिन दिखेगा तो तीनों लंबा ही, हम देख के थोड़ी ना बता पाएंगे कि ये हाइब्रिड है या फिर प्योर है। तो ऐसी स्थिति में ये तीन पौधे लंबे दिखेंगे और एक दिखेगा बौना ही दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में ये इसका हुआ फिनोटिपिक कैरेक्टर। ओके, और साथ ही अगर हम बात करें इसके जीनोटाइप की तो ये शुद्ध लंबा है, तो एक हुआ शुद्ध लंबा, दो हुए संकर लंबे और एक हुआ शुद्ध बौना। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आता है 1:2:1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्थिति है कि पहली पीढ़ी में जो यहाँ पे ये कौन सी जनरेशन होगी, F1 जनरेशन, और ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो पहली पीढ़ी के अंदर सभी पौधे संकर लंबे आ रहे थे, जबकि दूसरी पीढ़ी में पौधे क्या हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब उनकी जो प्योरनेस है, उनका जो कैरेक्टर है वो समय आने पे एक जैसा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे जो पेरेंटल जनरेशन में जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए गए थे, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, वही आपको देख रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी के अंदर वो कैरेक्टर्स पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी के लिए मेंडल ने जो टर्म यूज किया था, जो शब्द यूज किया था, उसे क्या बोला था, सेग्रीगेशन। इसके अलावा एक और टर्म यूज किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलील या फिर एलीलोमार्फ। तो एलील या एलीलोमार्फ क्या होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो एलील या एलीलोमार्फ का मतलब है, आप ऐसे सामान्य में
अर्थ में समझिए कि मेंडल ने अपने जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मेंडल का जो भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने टोटल 7 अपोजिट कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था। तो ये जो 7 अपोजिट लक्षणों को मेंडल ने चुना है, उन्हीं 7 अपोजिट लक्षणों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बेसिकली हम लोग बोलेंगे एक तरह से ये जो कैरेक्टर्स होगा इसी को कहेंगे एलील या फिर इसी को कहेंगे एलीलोमार्फ। तो एलील या एलीलोमार्फ का मतलब क्या हुआ, जो 7 तरह के अपोजिट लक्षण मेंडल ने अपने वंशागत के सिद्धांत में उपयोग किए हैं, उसी को हम लोग कहेंगे एलील या फिर एलीलोमार्फ। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कुछ सिंबल्स का मेंडल ने उपयोग किया है, वो सिंबल कौन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेंडल साहब ने कुछ टर्म में, जैसे खास रूप से जो सिंबलाइजेशन है, जिसे हम लोग कहेंगे एक तरह से संकेताक्षरों का प्रयोग, तो सिंबलाइजेशन में आप देखेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी इसका उपयोग किया शुद्ध लंबे के लिए, और इसके ठीक विपरीत जो दूसरा शब्द यूज किया, दूसरा वर्ड यूज किया, वो यूज किया स्मॉल टी अर्थात शुद्ध बौने के लिए। इसी तरह से उन्होंने कैपिटल आर का उपयोग किया गोल के लिए और स्मॉल आर का उपयोग किया झुर्रीदार या फिर पिचके हुए के लिए। कैपिटल वाई का उपयोग किया पीले के लिए और जबकि स्मॉल वाई का उपयोग किया हरे के लिए। इसी तरह से जो दूसरा टर्म यूज किया गया है, जैसे पी, ये था पेरेंटल जनरेशन के लिए। इसी तरह से F1 पहली पीढ़ी के लिए, F2 दूसरी पीढ़ी के लिए, F3 तीसरी पीढ़ी के लिए। तो 3 पीढ़ियों तक उन्होंने खास रूप से अपना एक्सपेरिमेंट किया था